प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 18 करेंगे। आज हम इसका सॉल्यूशन करने वाले बच्चों, चैप्टर नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए, अपशिष्ट जल की कहानी, ये लेसन का नाम है। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। देखिए पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को स्वच्छ करना खाली स्थान को दूर करने का प्रक्रम है। तो जल को स्वच्छ करना प्रदूषकों को दूर करने वाला प्रक्रम है। तो ये क्या आएगा पहले में, प्रदूषकों। ख देखिए, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल खालिस्तान कहलाता। क्या कहलाता बच्चों? सीवेज। इसमें आ जाएगा सीवेज कहलाता है। मलमूत्र को सीवेज कहा जाता है बच्चों। शुष्क का उपयोग, शुष्क का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। तो बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? आपंक। इसमें क्या आ जाएगा? आपंक। आपंक का उपयोग। आपंक जो होता है शुष्क, ये जो गोबर जब सूख जाता है, सूखने पर वो खाद में बदल जाता है, इसे ही आपंक कहा जाता है। नालियाँ खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। प्लास्टिक के लिफाफों और रसोई अपशिष्टों से अवरुद्ध हो जाती हैं। प्लास्टिक के लिफाफों और रसोई अपशिष्टों से अवरुद्ध हो जाती है। तो आप ये इसमें फिल कर दें। प्रश्न 2 बच्चों, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उद्योगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले जल अपशिष्ट जल होता है। अपशिष्ट जल को कहा जाता है बच्चों वाहित मल। इसमें देखिए, अनुपचारित वाहित मल में अनेकों संदूषक होते हैं जो जल स्रोतों के शुद्ध जल में मिलकर उसे संदूषित कर देते हैं, और यही जल अनेकों प्रकार से जीवों को हानि पहुंचाता है। प्रश्न 3 है बच्चों, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। क्योंकि तेल और वसा युक्त पदार्थ नालियों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें बंद कर देते हैं। वसा युक्त पदार्थ मृदा के रंध्रों को बंद कर जल को फिल्टर करने में बाधक बन जाते हैं। तो बच्चों, एक तो वो कहीं भी नालियों में अटक जाते हैं जिससे नालियाँ रुक जाती हैं। दूसरा, वो अगर उस पानी को फिल्टर भी किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, तो वो बाधक बन जाते हैं। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम को में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो ये चरण जो है निम्नलिखित है बच्चों। पहला चरण देखिए, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को बार स्क्रीन से गुजारकर कपड़े के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, इंडिया और डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट और नैपकिन आदि बड़े संदूषक अलग किए जा सकते हैं। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में जल को कम प्रवाह से छोड़ने पर बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। अब जल को तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? अब जल को मध्य भाग से ढलान वाली टंकी में ले जाकर मल जैसे ठोस अपशिष्ट को तली पर एकत्रित होने दिया जाता है, जिसे खुरचकर बाहर निकालते हैं। इसे आपंक या सलज कहते हैं। तेल और ग्रीस जैसे अपशिष्टों को स्कीमर का उपयोग कर अलग किया जाता है। प्राप्त जल को निर्मलीकृत जल कहते हैं। आपंक को अलग टंकी में ले जाकर इससे बायोगैस बनाई जाती है। और चौथा स्टेप है, प्राप्त जल में पंप द्वारा वायु को गुजारकर इसमें वायवीय जीवाणु की वृद्धि की जाती है। ये जीवाणु शेष बची अशुद्धियों का उपयोग कर लेते हैं और प्राप्त जल को जीवाणु नाशन कर पीने योग्य बना दिया जाता है। तो ये थी बच्चों जल शुद्ध करने की विधि। प्रश्न 5 देखिए, आपंक क्या है, समझाइए, इसे कैसे उपचारित किया जाता है।
आपंक एक ठोस अपशिष्ट होता है जिसे जल के शोधन के समय प्राप्त किया जाता है। आपंक को अलग टंकी में ले जाकर अपशिष्ट करवाया जाता है, अपघटित करवाया जाता है, जिससे उपयोगी जैविक खाद की प्राप्ति होती है। उपयोगी जैविक खाद की प्राप्ति होती है जो कृषि की उपज जो होती है उसमें उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है। प्रश्न 6, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, इसको समझाइए। अनुपचारित मल मानव स्वास्थ्य के लिए एक भारी संकट बन सकता है क्योंकि इसके द्वारा जल, वायु और मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल से हैजा, पीलिया और जल जनित रोग हो सकते हैं क्योंकि मल में विद्यमान रोगाणु जल के साथ मिलकर रोग का कारण बनते हैं। जल को रोगाणु नाशित अथवा रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए, क्लोरीन और ओजोन। प्रश्न 8 है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्ना अपशिष्ट जल में से बड़े आकार के संदूषक जैसे कपड़ों के टुकड़े, इंडिया, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, घास फूस व पत्तों आदि को अलग करने का कार्य करता है। शलाका छन्ना यानी बड़ी बड़ी जालियों वाली छलनी होती है बच्चों। स्वास्थ्य और रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वास्थ्य और रोग के बीच संबंध देखिए बच्चों, स्वास्थ्य और रोग एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ रोग आ ही नहीं सकता। तो एकदम उल्टे पहलू होते हैं बच्चों। ये जहाँ पर स्वच्छता होगी वहाँ रोग आएगा ही नहीं, परंतु स्वच्छता हटने पर विभिन्न रोगों के रोगाणु अपना डेरा डाल लेते हैं और अवसर मिलते ही अपना कार्य कर डालते हैं। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो जाता है। इसलिए यदि रोगों को दूर रखना तो स्वच्छता को अपनाना ही होगा। रोगों से दूर रहने के लिए स्वच्छता को अपनाना पड़ेगा बच्चों। प्रश्न 10 है, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। देखिए बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। एक सक्रिय नागरिक के रूप में आप आम जनता को स्वच्छता के महत्व और रोग फैलने के कारणों के बारे में जन चेतना पैदा कर सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सफाई के महत्व को समझाते हुए अपशिष्ट पदार्थों के उचित निपटारे के बारे में जानकारी लोगों को दे सकते हैं। कूड़ा कचरा खुले में डालने से खुले में मल विसर्जन, गंदे कपड़ों को जल स्रोत के पास धोने व शुद्ध पेयजल प्रदान करने वाले जल स्रोतों को गंदा करने के क्या परिणाम होंगे। यदि इस बारे में जन साधारण को बताने का प्रयास करेंगे तब निश्चित रूप से हम स्वयं और समाज के अन्य लोगों को बीमारियों से बचा पाने में सफल होंगे बच्चों। इसके लिए हमें जागरूकता फैलानी होगी और कई इसमें आयोजन भी करने पड़ सकते हैं लोगों को समझाने के लिए। प्रश्न 12 देखिए, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। यह पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। वायु में इसका अनुपात लगभग 3% है। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो बच्चों कौन कौन सा वक्तव्य इसमें सही है। देखिए, क, ख और ग, ख और ग, क और ग, यह सभी चारों। देखिए इसमें ख और ग सही है। कौन कौन सा सही है। दूसरा इसका ऑप्शन आएगा ख और ग। अब ख और ग को हम देख लेते क्या थे। ख देखिए, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने में किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ग है ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ये भी सही है। यानी पहला गलत है और चौथा गलत है। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें।